Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, you know that we are on unit number 4, that is agriculture, and today I am going to deliver its 6th lecture, which is going to be the last lecture of this unit. So सबसे पहले हमने SLOs discuss करने हैं, तो इस चैप्टर के क्या SLOs हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे. Those SLOs are जिसमें आप डिस्क्राइब कर सकेंगे रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फार्मिंग एंड फिशरी हेल्प्स जनरेट रेवेन्यू, and also you will be able to relate export of raw materials from farming and fishery to global economy. किस तरीके से हम मुख्तलिफ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से मिलने वाले रॉ मटेरियल्स हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और ग्लोबली जो है इनका क्या फ़ायदा है जब हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं. फर्दर वी विल ऑल्सो आइडेंटिफाई द रेट ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फार्मिंग एंड फिशरी दैट जनरेट रेवेन्यू. अब मुर्गियाँ, गाय, भैंसें, ये तमाम जो हैं ये कैटल और लाइव स्टॉक है. इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं जैसे कि वीट है, ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये तमाम जो हैं ये एग्रीकल्चरल और फार्मिंग प्रोडक्ट्स हैं. इसके अलावा फिशरी में मछलियाँ आ जाती हैं और जितना भी सी फूड वगैरह है ये शामिल होता है. इन तमाम से क्या किया जाता है कि ये जो है दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर इकोनॉमीज. Like farming provides crop like grains, fruits and vegetables, while the fishery sector offers various seafood products. और तमाम इन products को जो है जब आप सेल आउट करते हैं तो ना सिर्फ ये फूड के लिए यूज होते हैं बल्कि और भी इनसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं, इन विच यू कैन से कि आप मेडिसिन जो है हासिल कर सकते हैं इनसे, और भी बहुत से प्रोडक्ट्स जो कि आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं वो इन्हीं से बनते हैं. तो एग्जाम्पल क्या है? लाइक एग्जाम्पल इंक्लूड्स क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, डेयरी एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो कि हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं. हमारी इकोनॉमी में ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं कि इन रॉ मटेरियल्स को जो है वो लिया जाता है, फिर इन रॉ मटेरियल्स से जो है वो आटा बनता है. इसके अलावा जो आप मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं जैसे कि नूडल्स हैं, बर्गर्स हैं, ये तमाम जो है फ्राइज़ हैं, ये तमाम चीज़ें इनसे बनती हैं. इसी तरह से अगर सीड्स की बात की जाए तो इनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. डेयरी प्रोडक्ट्स जो है ना सिर्फ आप दूध अंडे इस्तेमाल करते हैं बल्कि इससे आप चीज़, बटर, घी और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो बनाते हैं. सिमिलरली दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. सो ये तो इनके कुछ फ़ायदे हो गए जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, यानी कि पैसे जो हैं वो बनते हैं. अब ग्लोबल इकोनॉमी में किस तरीके से ये हेल्प आउट कर सकते हैं कि जब इनको एक्सपोर्ट किया जाता है, जब आपके अपने मुल्क की डिमांड जो है वो पूरी हो जाए तो जो लेफ्ट ओवर है, सरप्लस अमाउंट है, उसको बाहर के ममालिक में आप सेल आउट कर देते हैं या उनको बेच देते हैं जहां उसकी कमी हो, और इस तरीके से आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं. सो द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फार्मिंग एंड फिशरी हैज अ नोटेबल इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी. Countries that are major producers of agriculture and fishery products contribute to the international trade of these goods. और जो countries जो है जहाँ agriculture और fishery products जो है वो काफ़ी ज़्यादा produce होते हैं, फिर वो कहाँ यूज़ होते हैं, ना सिर्फ वो अपने मुल्क में यूज़ करते हैं बल्कि बाहर के ममालिक में भी उसको एक्सपोर्ट करते हैं. और फिशरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या शामिल है? इसमें मछलियाँ शामिल हैं, शेलफिश शामिल हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ सी फूड है बहुत बेतहाशा जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं, प्रॉन्स वगैरह एंड एक्सेट्रा, जिनको जो है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है और इससे रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज होते हैं जिनको लोग बहुत शौक से खाते हैं. इसके बाद अब हमने रोल ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होता क्या है. एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ऐसी जगह होती है जो कि मुल्क में बनाया जाता है, जो कि लॉज को रेगुलेट करता है और मुख्तलिफ फार्मर्स को और छोटी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज को जो है वो सपोर्ट करते हैं. ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये एक्सेस देते हैं रिसोर्सेज तक, ये इवन फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प भी देते हैं. इसके अलावा जब वो क्रॉप्स जो है वो यील्ड उनके पास आ जाती है तो वो उनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे दामों जो है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकें. इसके अलावा वो फार्मर्स को न्यू आइडियाज और इनोवेशंस भी देते हैं और प्राइस की स्टेबिलिटी का भी ख्याल करते हैं ताकि फार्मर्स को जो है वो अच्छे दाम जो है वो मिल सके. सो अब हम इसको जरा डिटेल से पढ़ेंगे. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड एक्सेस टू रिसोर्सेज. सो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो है दे मेक श्योर के फार्मर्स गेट थिंग्स लाइक लैंड, वाटर एंड सीड्स
फेयरली, उनको अच्छे सीड्स मिले, उनको अच्छा लैंड, फर्टाइल लैंड मिले जहां वाटर की एक्सेस हो, और इस तरीके से वो अपनी क्रॉप्स जो है वो ग्रो करें। सिमिलरली अगर किसी फार्मर को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है तो ये उनको फाइनेंशियल हेल्प भी देते हैं, सीड्स बाय करके देते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीनरी जो है वो प्रोवाइड करके देते हैं, ताकि फार्मर्स जो है उनको लोन्स दिए जाते हैं आसान इकसात के ऊपर, बैंक्स जो है उनको लोन्स देते हैं, और इसी तरीके से फार्मर्स जो है वो अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर के शोबे में जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। Next is market access for selling the crops. Now, once they are settled and they have grown their crops, अब उनको एक market place दी जाती है जहां वो क्या करते हैं, they can easily sell their crops. तो ये तमाम opportunities कौन दे रहा है? ये economic institutions जो आपके मुल्क में बने हुए होते हैं ये वो देते हैं, क्योंकि overall आपके मुल्क को ही इन तमाम चीजों का फिर फायदा होगा। नेक्स्ट इज इनोवेशन, न्यू आइडियाज इन एग्रीकल्चर। अब ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है ये क्योंकि पढ़े लिखे यहाँ पर लोग होते हैं, ये इनको बेटर वेज प्रोवाइड करते हैं जिनसे वो फार्म कर सकें और अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर सके। दिस मीन्स दैट फार्मर कैन लर्न न्यू एंड बेटर ट्रिक्स टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। ठीक है। And last thing that these economic institutions provide is the price stability, fair prices. Economic institutions make sure that farmers get paid fairly for their hard work. और इसके अलावा ये इस चीज को भी मेक श्योर करते हैं कि इनके साथ कोई धोखा ना हो, और ये जो भी इन्होंने इतनी मेहनत की है उसको ये अच्छे दामों में सेल करके अपना रेवेन्यू जो है या अपना प्रॉफिट जो है वो अच्छे तरीके से जनरेट कर सकें। सो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का ये फायदा है एग्रीकल्चर सेक्टर में कि ये अच्छे आपको आइडियाज प्रोवाइड करते हैं, लैंड प्रोवाइड करते हैं, अच्छी ऐसी जगह प्रोवाइड करते हैं आसान एक साथ में, ताकि फार्मर्स जो हैं दे कैन प्रोड्यूस बेटर यील्ड फॉर द कंट्री। और फिर ना सिर्फ उसको मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि उसको बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है टू जनरेट द रेवेन्यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज इट, जिसमें आज हमने फार्मिंग और फिशरी के बारे में पढ़ा और इसके अलावा हमने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा। सो फॉर द प्रैक्टिस अब एग्जांपल्स भी हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रैक्टिस करने से पहले कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये यूज होते हैं। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जाम्पल देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में गवर्नमेंट जो है वो मनी प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, जिसको वो इस्तेमाल करके फार्मिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं और ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं बल्कि उनको एक्सपोर्ट के लिए भी जनरेट करते हैं। कीनिया में farmers work together in groups to buy things and they need and sell crops as a team and this make things easier for everyone. अब कीनिया में उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें फार्मर्स जो हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं और उसके बाद वो चीज़ें खरीदते हैं, इकट्ठे मेहनत करते हैं और इस तरीके से हर किसी को जो है वो फायदा होता है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं सच एज बैंक्स एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये लोन्स प्रोवाइड करती हैं फार्मर्स को आसान एक साथ पे, जिससे वो अपना लैंड जो है वो खरीद सकते हैं, सीड्स खरीद सकते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हैं, इसके अलावा अच्छी इक्विपमेंट खरीद सकते हैं जैसे कि ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, जिससे वो अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और क्रॉप यील्ड उससे इंक्रीज हो जाती है। एंड दिस सपोर्ट इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. So my dear students, I hope now you understand about farming, fishery and also the importance of economic institutions in agriculture. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete this project jisme Crops of Pakistan, a bounty of agriculture, because Pakistan is an agricultural country. You can also do it in groups during the class or individually at your homes. So my dear students, I hope you have enjoyed the full chapter, the unit agriculture, जिसमें आपने ना सिर्फ एग्रीकल्चर की टाइप्स पढ़ी, आपने एग्रीकल्चर के मेथड्स पढ़े और इसके अलावा फार्मिंग का क्या नुकसानात हो सकते हैं और उसको किस तरीके से मिटिगेट किया जा सकता है, हमने ये भी पढ़ा। फर्दर मोर हमने किस तरीके से इन चीज़ों से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, ना सिर्फ विद इन द कंट्री बल्कि ग्लोबली किस तरीके से इनको इस्तेमाल करके रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, हमने ये भी पढ़ा। सो कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।